सारथी देगा साथ और हर बच्चा करेगा सेमेस्टर में टॉप। तो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि आज हम लेक्चर में कंटिन्यू करने वाले हैं कंपनी लॉ फर्स्ट सब्जेक्ट को। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो भी बच्चे अभी तक थर्ड सेमेस्टर में हैं और वो सारथी को ज्वाइन नहीं किए हैं तो जाइए टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और ज्वाइन करिए सारथी को, सारथी 3.0 को, और बेहतरीन बनाइए अपनी जर्नी को। अगर बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में है तो उसके लिए भी लॉन्च किया गया है सारथी, अगर थर्ड सेमेस्टर का बच्चा है उसके लिए भी लॉन्च किया गया है और फिफ्थ सेमेस्टर का भी सारथी बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। तो आज हम देखने वाले हैं फीचर्स ऑफ कंपनी का एक्सप्लेनेशन। हमने देखे थे कि कल फीचर्स 11 होते हैं जिसमें कुछ आपको याद होंगे: सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कॉर्पोरेट बॉडी, कॉमन सील, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, सेपरेट मैनेजमेंट, सेपरेट प्रॉपर्टी। ये सारे के सारे फीचर्स हमने कल देखे थे। आज हम बात करेंगे और फीचर्स की एक्सप्लेनेशन की। सबसे पहला फीचर हमने देखा था सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब आपको बताया गया था कल कि कानून की निगाहों में कंपनी का एक अलग ही एग्जिस्टेंस होता है। कंपनी का जो वजूद होता है वो कानून की निगाहों में मेंबर से अलग होता है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी मींस व्हेन अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। ध्यान से देखिएगा, एक्सप्लेनेशन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है इसीलिए एक्सप्लेनेशन आपको लिखवाया जा रहा है। व्हेन अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड or registered it gets a legal recognition। जब भी एक कंपनी इनकॉर्पोरेट या रजिस्टर्ड हो जाती है तो उसको एक लीगल रिकॉग्निशन यानी उसको एक वैधानिक पहचान, उसको एक कानूनी पहचान मिल जाता है। और उस कानूनी पहचान का तात्पर्य क्या होता है? The company in the eyes of law, यानी कंपनी कानून की निगाहों में considered separate from the owners, यानी कानून की निगाहों में कंपनी को उसके ओनर से, उसके मेंबर से अलग माना जाता है। ठीक है, तो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है? जब भी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है या रजिस्टर्ड हो जाती है तो उस कंपनी को एक लीगल रिकॉग्निशन यानी एक वैधानिक पहचान मिल जाता है और उसके बाद वो कंपनी कानून की निगाहों में अपने मेंबर से अलग कंसीडर की जाती है, सेपरेट फ्रॉम मेंबर्स। तो ये हो गया हमारा सेपरेट लीगल एंटिटी का एक्सप्लेनेशन। और एक और चीज आपको याद रखना है, कंपनी का एक इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस होता है, यानी कंपनी स्वतंत्र होती है, कंपनी का एक स्वतंत्र वजूद होता है। तो यहां पे एक और आप लाइन लिख सकते हैं, अ कंपनी, या फिर आप ये कह सकते हैं सिमिलरली वी कैन से दैट सिमिलरली वी कैन say that a company has an independent corporate existence, independent corporate existence। कंपनी का एक स्वतंत्र कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस होता है, कंपनी का एक स्वतंत्र वजूद होता है। तो दैट्स इट अबाउट द सेपरेट लीगल एंटिटी। रीड कर लेते एक बार। व्हेन अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड इट गेट्स अ लीगल रिकॉग्निशन। द कंपनी इन द आइज ऑफ लॉ considered separate from the members, and similarly we can say that a company has
एन इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस। दैट्स इट। आगे बात करते हैं। दूसरा फीचर है आपका इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड एसोसिएशन। यानी कंपनी को एक इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड एसोसिएशन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि कंपनी जब भी बनाई जाती है तो तब तक उसका वजूद, तब तक उसका एग्जिस्टेंस नहीं माना जाता है जब तक वो कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं की जाती है, रजिस्टर्ड नहीं की जाती है। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है रजिस्टर्ड, हमेशा याद रखना है आपको। A company is an incorporated association of person, यानी लोगों के समूह का एक इनकॉर्पोरेटेड या फिर रजिस्टर्ड एसोसिएशन होता है कंपनी। अब कैसे होता है, हमने कंपनी के डिफिनीशन में देखा था सेक्शन 2 क्लॉज 20 में कि कंपनी का मतलब उस कंपनी से है, उस ऑर्गेनाइजेशन से है जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड की गई है, इनकॉर्पोरेट की गई है। और जब तक किसी कंपनी को कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं किया जाता है तब तक उसको कंपनी के रूप में रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। ठीक है। अ कंपनी नीड्स टू बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी लॉ। एक कंपनी को किसी न किसी कंपनी लॉ के अंदर रजिस्टर्ड होना ही पड़ता है, अब वो चाहे करंट कंपनी लॉ के अंदर बनाई गई हो या फिर किसी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर बनाई गई हो, लेकिन उसका वजूद तभी माना जाएगा जब वो कंपनी लॉ के अंदर इनकॉर्पोरेट या रजिस्टर्ड की गई हो। अब एक और चीज होता है कि आप कंपनी को प्राइवेट कंपनी के रूप में भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, कंपनी को आप पब्लिक कंपनी के रूप में भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, कंपनी को आप 1% कंपनी के रूप में भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। आप जो कंपनी बनाएं, जो कंपनी बनाना चाहें वो कंपनी आप बना सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं अ कंपनी मे बी incorporated as a private company or public company, या फिर अलग अलग प्रकार की कंपनियां होती हैं। बस इतना याद रखिए कि कंपनी को चाहे तो आप प्राइवेट कंपनी के रूप में बना सकते हैं, पब्लिक कंपनी के रूप में बना सकते हैं, 1% कंपनी के रूप में बना सकते हैं, डोरमेंट कंपनी मतलब निधि कंपनी, जो भी आप चाहें, जिस भी प्रकार की कंपनियां बनाना चाहें आप उस प्रकार की कंपनी बना सकते हैं। लेकिन कंपनी का एग्जिस्टेंस तभी माना जाएगा जब उस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं तीसरे पॉइंट के। तीसरा पॉइंट है आपका लिमिटेड लायबिलिटी। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है आपका लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है सीमित दायित्व। अब सीमित दायित्व से तात्पर्य क्या है? क्या कंपनी का दायित्व सीमित होता है? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। कंपनी का दायित्व सीमित नहीं होता है। कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं, कंपनी के जो ओनर्स होते हैं, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, लेकिन
कंपनी की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। कैसे समझते हैं? The member or owner of the company has limited liability। देखिए किसी भी कंपनी के लाइबिलिटी, किसी के कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं, किसी भी कंपनी के मेंबर्स, चाहे वो रिलायंस कंपनी हो, टाटा कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, उसके जितने भी मेंबर्स होते हैं सबकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी का तात्पर्य क्या है? उनको उतना पैसा ही देना है जितना पैसा वो कैपिटल के रूप में कंट्रीब्यूट करने की आपको वादा किए थे कि मैं आपको 10 लाख का कैपिटल दूंगा, मैं आपसे 10 लाख का शेयर खरीदा हूं तो मैं आपको 10 लाख का पेमेंट करूंगा। जब तक वो 10 लाख का पेमेंट रिसीव नहीं हो जाता है तब तक वो जो मेंबर्स हैं वो कंपनी के प्रति लायबल रहेंगे। लेकिन जिस दिन वो मेंबर 10 लाख का 10 लाख आपकी कंपनी को दे देता है तो उसकी लायबिलिटी खत्म हो जाती है। यानी मेंबर की लायबिलिटी उतने अमाउंट तक ही लिमिटेड है जो उसका अनपेड अप अमाउंट ऑफ कैपिटल है। क्या है? जो मेंबर का अनपेड अप अमाउंट ऑफ कैपिटल है वहीं तक उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है। आगे की लायबिलिटी के लिए मेंबर जिम्मेदार नहीं है। अगर मेंबर 10 लाख रुपया दे देता है फिर भी कंपनी को कुछ डेट्स चुकाने हैं तो उन डेट्स को चुकाने के लिए मेंबर लायबल नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा। तो फिर कौन लायबल होगा? मान लीजिए कंपनी ने मेंबर से 10 लाख का कैपिटल मंगाया लेकिन कंपनी ने 50 लाख का कर्ज लिया था। अब वो 50 लाख का कर्ज मेंबर तो चुकाएगा नहीं क्योंकि मेंबर की जो लायबिलिटी है वो 10 लाख तक ही लिमिटेड है। तो 40 लाख का जो गैप आ रहा है वो कौन चुकाएगा? तो वो चुकाएगी कंपनी। इसीलिए कहा जाता है कि कंपनी की लायबिलिटी तो अनलिमिटेड होती है लेकिन मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। ठीक है। बट लिख सकते हैं आप, बट लायबिलिटी ऑफ द कंपनी is unlimited। Company is responsible to pay all the debts जब तक कंपनी के पास एसेट्स है। अगर कंपनी के पास जितने भी एसेट्स हैं जब तक वो सारे एसेट्स खत्म नहीं हो जाते हैं तब तक अगर कंपनी को डेट्स देने हैं, कर्जा चुकाना है तो वो कर्जा चुकाती रहेगी निरंतर वो कर्जा चुकाती रहेगी। इसीलिए कहा जाता है कि कंपनी की लायबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड होती है। पॉइंट टू बी नोटेड। अगले पेज पे देखते हैं। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे सारथी में। जो भी बच्चे सारथी को ज्वाइन नहीं किए उनको बता दें कि आप सारथी 3.0 को ज्वाइन कर लीजिए अपने सेमेस्टर की प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए। वहां पे आपको सारे के सारे नोट्स प्लस पर्सनल गाइडेंस, PYQs एंड मोस्ट अदर थिंग्स मिलेंगे जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। देखिए कंपनी तब तक लायबल होगी, आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, द कंपनी विल बी लायबल to pay all the debts until assets are available to the company। Until assets are available, जब तक कंपनी के पास संपत्ति रहेगी तब तक कंपनी का दायित्व रहेगा। That's it। तो ये हो गया कंपनी का अगला फीचर
क्या था फीचर? फीचर था लिमिटेड लायबिलिटी, जिसमें हमने देखा कि कंपनी की तो लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन कंपनी के जो मालिक होते हैं, कंपनी के जो ओनर्स होते हैं, कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं, उनकी लायबिलिटी हमेशा लिमिटेड होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला फीचर है आपका लिमिटेड लायबिलिटी के बाद अगला फीचर है आपका सेपरेट प्रॉपर्टी। चौथा फीचर है आपका, थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पे लिखने की, डिजिटल बोर्ड पे लिखने की आदत नहीं है हमको, आज तक आपको कंटेंट से ही पढ़ाया गया था। आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, जो भी यूट्यूब वाले और ऐप वाले बच्चे होंगे जो सारथी परचेज किए होंगे, एक बार जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा बेहतर लग रहा है, ये नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएं पीडीएफ के फॉर्म में, या फिर आपको ऐसे लिखवा के चीजें बताई जाएं और उसके बाद से ये जो नोट्स हैंड रिटन नोट्स हैं ये आपको प्रोवाइड किए जाएं। अब हैंड रिटन नोट्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आपको जो लैंग्वेज है बिल्कुल सिंप्लीफाई करके बताया जा रहा है, बुक की लैंग्वेज नहीं है, ये हमारी लैंग्वेज है जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका सेपरेट प्रॉपर्टी। सेपरेट प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि कंपनी अगर चाहे तो अपने नाम से प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकती है, प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर सकती है, प्रॉपर्टी को परचेज कर सकती है, प्रॉपर्टी को सेल कर सकती है। यानी कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी को खरीद सकती है, बेच सकती है और प्रॉपर्टी को होल्ड भी कर सकती है। A company may hold the property in its own name. A company may hold the property, sell the property or purchase the property in its own name. यानी कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी को खरीद सकती है, बेच सकती है, होल्ड कर सकती है। अच्छा, ऐसा क्यों कर सकती है कंपनी? क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि प्रोसेस ऑफ लॉ के द्वारा क्रिएट की गई है, इसीलिए वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, वो प्रॉपर्टी को परचेज कर सकती है, वो प्रॉपर्टी को सेल कर सकती है। That's it about company. A company may hold the property, sell the property, purchase the property in its own name. आगे बात करते हैं पांचवें फीचर की। चौथे फीचर में आई थिंक इतना काफी होगा। अच्छा, एक और चीज होता है, एक और चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कभी कभी लोग कहते हैं कि जो प्रॉपर्टी, जो संपत्ति कंपनी का है वो संपत्ति मेंबर का भी है। जैसे मान लीजिए रिलायंस कंपनी के मालिक आपको पता होगा मुकेश अंबानी साहब है, जो रिलायंस में मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग को होल्ड करते हैं। लेकिन क्या जो प्रॉपर्टी रिलायंस कंपनी के नाम पे है वो प्रॉपर्टी क्या मुकेश अंबानी की मानी जाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी जो कंपनी होल्ड की है उसमें मेंबर का कोई अधिकार नहीं है। ध्यान से, प्रॉपर्टी जो कंपनी होल्ड करती है उसमें मेंबर का कोई अधिकार नहीं है। यानी प्रॉपर्टी जो कंपनी होल्ड करती है उसमें मेंबर ज्वाइंट ओनर नहीं होता है। क्या? मेंबर ज्वाइंट ओनर नहीं होता है यदि कोई भी प्रॉपर्टी कंपनी होल्ड करती है। तो यहां पे लिख सकते हैं आप, अ मेंबर ऑफ द कंपनी, a member of the company cannot be considered as a joint owner of the property. Of the property held by company. यानी वो प्रॉपर्टी जो कंपनी होल्ड कर रही है उस प्रॉपर्टी का ज्वाइंट ओनर नहीं माना जा सकता है मेंबर को। आपने ज्वाइंट अकाउंट का नाम सुना होगा, जिसमें दो लोग खाते साथ में खुलवाते हैं। अक्सर हमारे देश में पति पत्नी का ज्वाइंट अकाउंट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है।
कि कंपनी का और मेंबर का ज्वाइंट ओनरशिप होगा किसी प्रॉपर्टी पे, ठीक है, याद रखिएगा, ज्वाइंट ओनरशिप नहीं हो सकता है प्रॉपर्टी पे। अगर प्रॉपर्टी कंपनी होल्ड करती है तो कंपनी का है, अगर प्रॉपर्टी मेंबर होल्ड करता है तो मेंबर का है, ठीक है। जैसे मेंबर के पर्सनल प्रॉपर्टी पे कंपनी का कोई अधिकार नहीं है, वैसे ही कंपनी के पर्सनल प्रॉपर्टी पे मेंबर का भी कोई अधिकार नहीं है, जब तक कि कंपनी उस पर कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं करती है तो, ठीक है। आगे बात करते हैं 5वें फीचर की। ये थोड़े हमारी जो राइटिंग है वो थोड़ी सी हो सकता है आपको समझने में दिक्कत हो शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे आप लोग की दुआएं और आप लोगों का सहयोग रहेगा तो अवश्य ही ठीक हो जाएगा। अब ये राइटिंग डज नॉट मैटर, क्योंकि मैं जो लिखता हूं बड़ा क्लियर लिखता हूं, भले हमारी राइटिंग उतनी आकर्षक ना लगे आपको, लेकिन क्लियरिटी मैटर करता है। तो आप जो भी चीजें लिखवाई जा रही हैं बोल बोल के लिखवाने का तात्पर्य ये है, कुछ बच्चे ऐसा कह रहे होंगे कि मैं ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हूं, मुझे इतने सहयोग की आवश्यकता नहीं है, मैं इस काबिल हूं कि मैं खुद से एक्सप्लेन कर सकता हूं। तो ये घमंड आपके अंदर नहीं होना चाहिए। यदि आप काबिल हैं तो बहुत अच्छी बात है, और काबिल बनने की कोशिश करिए। जो सेंटेंसेस आपको लिखवाए जा रहे हैं एटलीस्ट आप 2 से 3 बार उसको रीड करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि जब एग्जाम में जाना है तो कैसे सेंटेंस फ्रेमिंग करनी है, कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन करना है और कैसे अपने एक्सप्लेनेशन को बेहतर बनाना है। अभी आपको पता होगा आपकी यूनिवर्सिटी एक दीक्षांत समारोह ऑर्गेनाइज कर रही है, और दीक्षांत समारोह में जो भी टॉपर्स होंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा। और बीकॉम में कोई एक मुस्लिम लड़की है, पता नहीं मुझे नाम नहीं याद आ रहा है उनको, उन्होंने आई थिंक 90% से अबव स्कोर किया था, उनको इस बार सम्मानित किया जाएगा। मैं ये चाहता हूं कि अगली बार सम्मानित करने के लिए जब बुलाया जाए तो आप में से कोई बच्चा जाए। और ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी मेन कैंपस से ही बच्चा चुना जाता है, कोई भी बच्चा टॉपर हो सकता है, ठीक है। तो आप भी कोशिश करिए, आप भी अपने कॉलेज के टॉपर बनिए। और टॉपर बनने के लिए आपको दोनों एग्जाम्स को बेहतर करने होंगे, मिड टर्म और एंड टर्म। दोनों अगर बेहतर होगा तभी आपका रिजल्ट बेहतर होगा और तभी आप टॉपर बन पाएंगे, ठीक है। तो 5वें फीचर की बात करते हैं, और आगे की बातें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्योंकि लेक्चर काफी बड़ा होगा, ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन अगला टॉपिक है आपका फीचर का, परपेचुअल सक्सेशन। जैसे आपको पता होगा कि इंसान की एक उम्र होती है, इंसान अपनी उम्र काटने के बाद भगवान को प्यारा हो जाता है, लेकिन ये कंडीशन कंपनी के साथ नहीं होता है। कंपनी की कोई डिटरमाइंड एज नहीं होती है, कोई निर्धारित उम्र नहीं होती है कि कंपनी 100 साल जिएगी, 200 साल जिएगी या 500 साल जिएगी। कंपनी तब तक जीती है जब तक कंपनी को थ्रू प्रोसेस ऑफ लॉ, वाइंडिंग ऑफ प्रोसीजर के थ्रू बंद नहीं किया जाता है, ठीक है। इसीलिए कंपनी का जो सक्सेशन होता है वो परपेचुअल होता है, नेवर एंडिंग होता है, उसको कभी खत्म नहीं होता है जब तक प्रोसेस ऑफ लॉ के द्वारा, वाइंडिंग ऑफ प्रोसीजर के द्वारा उसको खत्म ना किया जाए। तो यहां पे लिख सकते हैं आप, अनलाइक अ नेचुरल पर्सन, unlike a natural person, a company never dies. Company never dies because a company is an organization which is created by the process of law. It is not created by the natural process of birth. ये प्राकृतिक तरीके से नहीं बनाई गई है, ये आर्टिफिशियल, ये मैन मेड तरीके से बनाई गई है। लीगल फ्रेमवर्क से होकर गुजरना पड़ता है यदि आप कंपनी को बनाते हैं तो। इसीलिए इसको प्रकृति नहीं मार सकती है, क्योंकि जो चीज प्रकृति जिन चीजों का निर्माण करती है उसको खत्म करने का भी काम प्रकृति का ही होता है, लेकिन जिन चीजों का निर्माण कानून करता है उसको खत्म भी कानून और इंसान ही कर सकता है। And that's why a company is considered as a perpetual succession, ठीक है। आगे बात करते हैं, the life of a company, लिख सकते हैं the life of a company, कंपनी की जो जिंदगी होती है वो मेंबर की जिंदगी पे डिपेंड नहीं होती है। जैसे आपने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि जैसे ही मेंबर मर जाता है या फिर मेंबर बिजनेस को बंद कर देता है तो उस दिन से बिजनेस भी मर जाता है। लेकिन कंपनी के साथ ऐसा नहीं है,
कंपनी का जो लाइफ है वो मेंबर के लाइफ पे डिपेंड नहीं करता है। सो द लाइफ ऑफ अ कंपनी डज नॉट डिपेंड अपॉन द लाइफ ऑफ द मेंबर, द लाइफ ऑफ मेंबर्स। यानी कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी जिंदगी पे कंपनी की जिंदगी निर्भर नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि जब मेंबर मर जाएगा तो कंपनी भी मर जाएगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी एक अमर आर्टिफिशियल पर्सन है। एक लाइन है, अ कंपनी इज एन इमोर्टल पर्सन। अ कंपनी इज एन इमोर्टल पर्सन। कंपनी एक अमर व्यक्ति है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नहीं मरती है। कंपनी को भी मारा जा सकता है, कंपनी को भी बंद किया जा सकता है, लेकिन उसका एक तरीका होता है, उसको हम कहते हैं वाइंडिंग अप प्रोसीजर। इसीलिए आखिरी लाइन आपको लिखवाएंगे हम, द कंपनी इज क्रिएटेड बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ। कंपनी को कानूनी प्रक्रिया से बनाया जाता है और कानूनी प्रक्रिया से ही खत्म किया जा सकता है। पॉइंट टू बी नोटेड, कंपनी को कानूनी प्रक्रिया से बनाया जाता है। द कंपनी इज क्रिएटेड बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ एंड इट कैन पुट टू एन एंड, यानी इसको समाप्त किया जा सकता है ओनली बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ। उसको लॉ के प्रोसेस के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, अ कंपनी इज क्रिएटेड बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ एंड इट कैन बी पुट टू एन एंड बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ। दैट्स इट। ये था हमारा 5th फीचर ऑफ कंपनी। ये 5 फीचर्स हमने देख लिए। आगे के जो 6 फीचर्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, हम सभी के साथ, हमारे टारगेट सेमेस्टर के साथ, हमारे टारगेट गुरुकुल के साथ बने रहने के लिए। और एक जानकारी के लिए आपको लास्ट में बात बता देना चाहते हैं कि जो भी बच्चे सेमेस्टर की तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं वो हमारे टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का कोई चार्ज नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और हमारे टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आप सारथी 3.0 को ज्वाइन कर लीजिए 3rd सेमेस्टर के लिए, और 1st सेमेस्टर के लिए सारथी को ज्वाइन कर लीजिए और बना लीजिए अपनी जर्नी को बेहतरीन और यादगार। दैट्स ऑल। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बस हम इतना कहना चाहेंगे कि सारथी देगा साथ और हर बच्चा करेगा सेमेस्टर में टॉप।